बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। ये भी एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन सच अ सिस्टम द पार्लियामेंट i.e. the legislature has the highest decision making power। हमारी कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस सिस्टम में क्या होता है, जो पार्लियामेंट होता है, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इसी का डिसीजन हमारी कंट्री में चलता है। इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल, एंड राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट जो बॉडी होती है हमारी कंट्री में वो होती है लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं, मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ, फिर ये आगे की लाइन मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एक्चुअली ये सिस्टम ऐसा होता है कि इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड का मतलब होता है कि असलियत में वो हेड नहीं है, वो सिर्फ नाम के हेड हैं। असलियत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है, उसकी पूरी कंट्री में चलती है, और पूरी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संभालते हैं। और ये सब कहाँ बैठते हैं, ये सब बैठते हैं पार्लियामेंट में। The Council of Ministers that runs the administration emerges from the Lok Sabha and is answerable to the Lok Sabha for all its decisions। हम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे, मैं आपको समझाती हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। देखिए, हमारी कंट्री में पीएम होता है, हेड होता है पीएम। आप जान लीजिए, इसमें थोड़ा कम एक्सप्लेन किया है, मैं थोड़ा आपको डेप्थ में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यदि आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन जो पॉइंट है नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाएंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसीलिए मैं बता दूं, मेन पॉइंट यही होता है कि रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट हो जाता है तो वो कुछ मिनिस्टर्स को लेकर एक काउंसिल का फॉर्मेशन करता है, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। इस काउंसिल में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, जो पूरी कंट्री को संभालते हैं। जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गए, कोल मिनिस्टर हो गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, उसके बाद फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए। इस तरीके के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड होते हैं। ये लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स के मिनिस्टर रहते हैं और ये उस पर डिसीजन लेते हैं, और ये आंसरेबल रहते हैं लोकसभा के किसी भी डिसीजन के लिए। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द डिस्कशन एंड डिबेट्स दैट टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, इसमें जो भी डिसीजन किसी डिबेट के द्वारा या किसी डिस्कशन के द्वारा लिया जाता है पार्लियामेंट में, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नेक्स्ट फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट judiciary. The disputes that cannot be resolved mutually are referred to judiciary. The court hears both the contesting parties, look into the injustice if any, and gives its judgment. This has to be done impartially. मैंने पूरा पैराग्राफ एक साथ इसलिए पढ़ लिया क्योंकि ये सारी लाइंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो मैं आपको एक साथ समझाऊं, दैट विल बी मच बेटर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब होता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारी जो जुडिशरी है,
मैं ये भी शायद आपको इतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है, पर स्टिल मैं आपको समझा देती हूँ कि तीन हमारी जो गवर्नमेंट होती है, थ्री पार्ट्स होते हैं उसके। एक होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, दूसरा होता है लेजिस्लेचर, इस पे थोड़ा लिखने में डिफ़िकल्टी होती है, एंड थर्ड होती है जुडिशरी। तीन होते हैं पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अभी सिंपल मीनिंग में मैं ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करी हूँ, आप समझ लीजिए। तो जो सबसे पहले लेजिस्लेचर आता है। लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो कंट्री का लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लॉ इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड तीसरा जो जुडिशरी होता है, जुडिशरी ना लॉ बनाता है ना इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। जो जुडिशरी होता है वो होता है प्रोटेक्टर ऑफ द लॉ। प्रोटेक्टर ऑफ द लॉ ऐसे कि कोई भी यदि लॉ ब्रेक करेगा, चाहे वो मिनिस्टर हो या चाहे वो कोई भी पर्सन हो, नॉर्मल सिटीजन ऑफ द कंट्री, जितना भी रिच हो पुअर हो, डजेंट मैटर, यदि वो लॉ ब्रेक करता है तो ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे पनिश करे। तो हमारी कंट्री की जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के पास कोई हक नहीं है कि जुडिशरी ने जो भी डिसीजन लिया है उस डिसीजन को चेंज कर सके या किसी तरह से जुडिशरी को प्रेशराइज कर सके, डोमिनेट कर सके। नहीं, जुडिशरी फ्री होती है, जुडिशरी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। वहाँ पे जो जजेस वहाँ पे जो भी जजेस रहते हैं, बैठते हैं, उनके पास अपनी पावर है कि कोई भी दो पार्टी आई है, उनके बीच प्रॉब्लम है, उससे रिजॉल्व करे। यदि किसी ने क्राइम किया है उसे पनिशमेंट दो। जैसा वहाँ के बैठे हुए जजेस को सही लगता है वो वैसे डिसीजंस लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी कंट्री की। साथ ही साथ जो हमारी जुडिशरी होती है उसके पास ये भी पावर होती है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये भी यदि कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको भी क्वेश्चन कर सकती है और उनके अगेंस्ट भी डिसीजन ले सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस टू इंश्योर दैट the judiciary remains more and more independent. For example, judges are appointed by the president and not by the government. It is not easy to remove the judges from their office. तो ये कोशिश की गई है कि जुडिशरी को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रखा जाए, इसीलिए जितने भी जजेस कोर्ट में बैठते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उन्हें कोई भी गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है। और ईज़िली जजेस को अपने ऑफिस से हटाना नहीं, ईज़िली कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो हर मिनिस्टर अपने किसी भी क्राइम के लिए जजेस को का ट्रांसफ़र कर देगा या उन्हें अपने ऑफिस से हटा देगा। इसलिए ये जो पावर है ये किसी को नहीं दी गई है। नाउ नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर होता है वो होता है सिंगल सिटीजनशिप। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड अ सिंगल सिटीजनशिप टू ऑल इंडियंस, दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। हमारी कंट्री में एक सिटीजनशिप होती है। आप सोचेंगे कि दो गवर्नमेंट है देन एक सिटीजनशिप देना, हाँ, हमारी कंट्री में एक ही सिटीजनशिप दी गई है। दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि स्टेट की अपनी खुद की सिटीजनशिप होती है। आप जैसे महाराष्ट्र के हो तो आपकी महाराष्ट्र की एक अलग सिटीजनशिप होगी और इंडिया की अलग सिटीजनशिप होगी, मतलब आप दो सिटीज़न होंगे, एक इंडियन सिटीज़न होंगे और एक महाराष्ट्र सिटीज़न होंगे। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता। हमारी कंट्री में एक ही सिटीजनशिप मिलती है और वो मिलती है अपनी कंट्री की सिटीजनशिप, दैट इज़ यू आर एन इंडियन सिटीज़न। आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के सिटीज़न नहीं कहलाते हो। नाउ प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट फीचर जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो होता है प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग। अमेंडिंग आपके लिए नया वर्ड है, आगे आपको समझ आएगा। There comes up a need to make changes or amendments in the provision of the Constitution due to changing circumstances. होता क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1947 के समय फॉर्म हुआ था। और आप खुद सोचिए उस समय के जो सर्कमस्टेंसेस थे, सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है सिचुएशन। उस समय जो सिचुएशन थी, उस समय के जो लोग थे, उनकी सोच थी, उस समय जो क्राइम्स होते थे, उस समय जो भी टेक्नोलॉजीज थी, सब अलग थी। और आज के समय बहुत कुछ चेंज हो चुका है। इसीलिए ये ज़रूरत पड़ती है, जब नए नए क्राइम्स आते हैं तो ज़रूरत पड़ती है नए नए लॉज आए, नए न्यू वेज से जब लोगों को प्रॉब्लम आती है तो ज़रूरत पड़ती है नए नए लॉज आए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसलिए
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज करना, कुछ लॉज में कुछ चेंजेस लेकर आना। बट frequent frequent amendments to the constitution may lead to a situation of instability. The procedure for amendment is specified in the constitution itself so as to ensure that an amendment is made only after giving it a careful consideration. The procedure for amendment in the constitution is unique. लेकिन आप खुद सोचिए, यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार अमेंडमेंट्स चेंजेस किए जाएंगे तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ऑब्वियसली आप खुद सोचिए, आज एक लॉ चेंज हुआ है ना, और कल फिर उस लॉ को चेंज कर दिया गया, तो कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही तरीके दिए गए हैं कि किस तरीके से लॉस को चेंज किया जाएगा, और बहुत ही केयरफुल कंसिड्रेशन के बाद ही चेंजेस किए जाते हैं। मतलब कोई भी लॉ चेंज करने के लिए सिचुएशन देखी जाती है और ये सोचा जाता है कि क्या सच में इतनी ज़रूरत है उस लॉ को चेंज करने की। यदि रियली इतनी ज़रूरत होती है तो वो लॉ चेंज किया जाता है, एल्स इतने ईजिली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना पॉसिबल नहीं है। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आते हैं ये यूनिक है, सबसे अलग है। इट इज़ नीदर टू डिफ़िकल्ट नॉर टू ईजी। More scope has been provided for giving more consideration and thought to important amendments. The procedure is also flexible to ensure that general amendments can be brought about easily. जो प्रोसीजर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का, वो ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना ज़्यादा इजी है, लेकिन उसमें एक बात ये की गई है कि बहुत सोच समझ कर, बहुत ध्यान देकर ही कोई चेंजेस लाए जाएं। जो प्रोसीजर है लाने का वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है मतलब आराम से चेंजेस लाए जा सकते हैं, लेकिन मैं वही सेम बात कह रही हूँ कि बहुत सोच समझ कर, ग्रेट कंसिड्रेशन के बाद ही कोई चेंजेस लाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी एक और इंडिपेंडेंट काउंसिल होती है, कमिटी होती है हमारी कंट्री की। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द इलेक्शन कमीशन इन द न्यूज़पेपर्स. Since India has adopted a democratic form of government, people have to elect their representative periodically. आप सब ने न्यूज़पेपर्स, यदि आप पढ़ते होगे, न्यूज़ देखते होगे, तो आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में सुना होगा। जब से इंडिया ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, उस समय से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें वोटिंग के थ्रू और सिस्टमेटिकली हर 5 साल में इलेक्ट किया जाता है। फॉर दिस द इलेक्शन हैव टू बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर। और इसके लिए ज़रूरी है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स की बात आती है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ किए जाएंगे वो लोग चूज़ करेंगे, तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये फ्री और फेयर हो, मतलब लोग खुल के वोटिंग कर सके और ये सही वोटिंग हो। Only then will the citizens be able to elect a candidate of their choice without any fear or pressure. If the government were to conduct elections, there might be no guarantee of such free, fair and just atmosphere for the elections. तो जब तक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगा, लोग अपने हिसाब से फ्री होकर एक कैंडिडेट इलेक्ट नहीं कराएंगे। यदि गवर्नमेंट ये इलेक्शन करती है तो जो भी गवर्नमेंट के हाथ में पावर है वो खुद को चूज़ करेगी। एक फ्री फेयर इलेक्शन हमारी कंट्री में नहीं हो पाएगा। Hence, the Constitution has entrusted the responsibility of conducting election to an independent machinery. This machinery is known as Election Commission. इसीलिए हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट मशीनरी है, एक इंडिपेंडेंट काउंसिल है जिसे ये काम दिया गया है इलेक्शन कंडक्ट कराने का, जो है इलेक्शन कमीशन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ऑल इलेक्शन इन इंडिया रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। ये पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम इम्पॉर्टेंट characteristic feature. In this chapter we have studied only some of the important features. Another important feature of our constitution is exhaustive provision of fundamental rights. We shall study these in the next chapter. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है हमने इस चैप्टर में पढ़े और समझे, लेकिन ये कुछ ही हैं, कुछ और भी फीचर्स हैं
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हम आगे के चैप्टर्स में अच्छे से डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो फीचर्स ऐसे हैं कि वो समझाने में आपको पूरे एक चैप्टर लग जाएंगे, इसलिए इसमें वो नहीं दिया। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे।